इसलिए मैं रहमानी साहब के पास एक मिनट जाना चाहते हैं। रहमानी साहब, आपसे पहले भी बात हुई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, आपने कहा इस पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आज लॉ कमीशन जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने आज इसका जिक्र किया और काफी देर तक उन्होंने इसके बारे में बात की, इसीलिए ये इशारा मिल रहा है कि शायद अब ये केंद्र सरकार की प्रायोरिटीज में से एक है। आज देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वक्त है या नहीं? देखिए, एक बड़ा मशहूर शेर है कि यकबयक तर के ताल्लुक में भी रुसवाई है, उलझे दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर। ये सवाल बहस का है ही नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इस सवाल को हम 1946 से 1949 के बीच अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिजॉल्व कर चुके हैं और उसके बाद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये आया कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर वो तैयार करे। तो ये सवाल खत्म हो जाता है, ठीक है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ ये सवाल भी खत्म हो जाता है कि क्या ये इशू इलेक्शन मैनिफेस्टोज में लाने का इशू है, ये सवाल भी खत्म हो जाता है। क्या इस पर चुनाव लड़ना चाहिए, ये सवाल भी खत्म हो जाता है। अब तो ये सवाल पैदा होता है और ये सवाल बाकी रह जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होना चाहिए, उसका क्या मसौदा होना चाहिए, उसका क्या ड्राफ्ट होना चाहिए। तो जब हम आपने 21वें कमीशन की बात की, पूरे देश ने बड़ा सुकून का सांस लिया था जब 21वें लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। फिर अचानक आप 22वें लॉ कमीशन में आके फिर आपने एक बहस शुरू की है। तो ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 22वां लॉ कमीशन जो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, तो इसको ड्राफ्ट में लेकर आना चाहिए था। ये ड्राफ्ट पर बहस करता, उस पर फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम स्टेक होल्डर्स बात करते। हम आर्टिकल 371 को हमें रिपील करना है या नहीं करना, जिसमें हमने तमाम ट्राइबल्स को ये इख्तियार दिया है कि वो अपने मजहबी रसूम व रिवाज, अपने इलाकाई रसूम व रिवाज पर अमल करते हुए ज़िंदा रह सकते हैं। हमने ये गारंटी दी है आर्टिकल 371A में, C में, G में तमाम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को और दूसरे ट्राइबल्स को, और बहुत सारे 3000 एंटिटीज़ देश में रहती हैं जिनके अलग पर्सनल लॉज हैं, उन सब पर ये होगा। तो ये तो हमको ड्राफ्ट पर चर्चा करनी चाहिए, जो नहीं हो रही। मैं ये मान रहा हूं और समझ रहा हूं, आज वजीर आजम का जो बयान है उससे साफ जाहिर है कि 2024 का चुनाव लड़ने से पहले वो ये बताएंगे कि हम ले आए, देखिए जैसे 370 हमने हटा दिया था, एक झटके में हम 11 बजे पार्लियामेंट में बिल लाए और शाम को 5 बजे पास करा दिया। ऐसे अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है वो इस देश के लिए ठीक नहीं होगा। एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूं जो जफर भाई ने कही, गोवा में आपने कहा कि वहां तो ऑलरेडी मौजूद है। पहली बात तो वो पोर्टुगीज लॉ है जिसे 62 में इंडिया ने अडॉप्ट किया था। फिर मैं पूछना चाहता हूं, क्या गोवा वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड है? गोवा में हिंदू ब्रदर्स को ये राइट दिया गया है कि 25 साल की उम्र तक अगर वो बच्चा ना हो तो एक हिंदू दूसरी शादी कर सकता है। इसी तरीके से 30 इयर्स की एज तक किसी औरत को अगर लड़का पैदा ना हो तो वो भी दूसरी शादी कर सकता है। तो आप हिंदूज को पोलीगैमी की इजाजत देंगे और नॉन मुस्लिम से पोलीगैमी की इजाजत छीनेंगे, क्या ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? रहमानी साहब, जैसा आपने खुद कहा, अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वरूप क्या होता है, ये तो जब ड्राफ्ट आता मेरे हाथ पे होता या आपके पास होता तो हम इतने बारीक पॉइंट्स पर बहस कर सकते थे। लेकिन आपने एक बात क्लियर की कि ये देश में इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या ना हो, ये तो संविधान में लिखा है। सवाल यह है कि ये कैसा हो, इस पर हम लोग बात करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।